नमस्कार दोस्तों, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर में की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं सुंदर बसवाल, सहायक आचार्य इतिहास कला संस्कृति विभाग, आपका स्वागत करता हूं। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के टॉपिक लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में आपसे बात की कि 1600 ईस्वी में जिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, 1765 के इलाहाबाद की संधि के बाद वो कंपनी अब भारत में दीवानी मामलों में हस्तक्षेप करने लगी और कानून बनाने लगी। इसके बाद 1772 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट के बाद में वो कंपनी भारत में अपने अधिनियम के तहत अब शासन प्रशासन करने लगी। इसी कड़ी में लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त भारतीय कृषि व्यवस्था के लिए, भारतीय किसानों के साथ संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी था। इस स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से उसने खेती किसानी या कृषि संबंधी जो सुधार किए, उस संबंध में 1793 में उसकी जो भू राजस्व नीति थी, उस संबंध में आज हम सभी आयाम और पहलुओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस के भारत का आगमन, कृषकों की दशा विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। 1789 में जब कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तो उसने स्वयं ने लिखा कि भारत का 1/3 भाग जंगल के सदृश्य है, जिसमें जंगली जानवर रहते हैं। दोस्तों, ये जो लोग थे अंग्रेज, ये व्हाइट्स मैन बर्डन, ये सभ्यता के अपने आप को वाहक कहते थे और ये कहते थे कि हम देखो सभ्य लोग हैं। ये साइकोलॉजिकल इंडिया के लोगों को प्रभावित करना चाहते थे कि हम सभ्य लोग हैं, तुम लोग जंगली हो, हम तुम्हें सभ्य बनाने आए हैं, जिससे कि हम आसानी से इनकी कही गई बातों को मान लें। दोस्तों, ये है प्राचीन काल से ही हमारे देश में होता आया है कि यहाँ पर उच्च वर्ग ने निम्न वर्ग के साथ में इसी तरह से साइकोलॉजिकल गेम खेल करके शासन किया है। इसी तरह अंग्रेजों ने ये अध्ययन कर करके कि यहाँ लोगों को इस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और वो सफल भी रहे। दोस्तों, हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि वास्तव में वारेन हेस्टिंग्स के पंचशाला बंदोबस्त और सर जॉन शॉ के विकेंद्रीकृत राजस्व व्यवस्था से भी न तो लगान वसूली में कंपनी को लाभ हुआ और न ही किसानों को जमींदारों के शोषण से राहत मिली। इसलिए पी रॉबर्ट्स नाम के लेखक ने लिखा है, कॉर्नवालिस ने इस देश में किसानों तथा व्यापारियों को दोस्त होते देखा, प्रजा तथा जमींदारों को दरिद्रता में डूबते देखा और केवल ऋणदाताओं को उन्नति करते पाया। सूदखोर जो लोग थे, जो महाजन वर्ग था, वो इस व्यवस्था के अंदर और धनवान होता जा रहा था और गरीब होता जा रहा था। एक तरफ सरकार अपनी सही आय का अनुमान नहीं लगा पाती, तो दूसरी तरफ किसान मुनाफाखोर, जमींदार सूदखोरों से शोषित हो रहा था। कॉर्नवालिस कंपनी की वार्षिक आय निश्चित करना चाहता था, साथ में किसानों को आर्थिक राहत भी पहुंचाना चाहता था। इंटेंशन कॉर्नवालिस का सही था। उसने इस समस्या पर 7 साल तक विचार किया और काफ़ी सोच विचार के उपरांत 1793 में उसने अपनी भू राजस्व नीति की घोषणा की, जिसे भारतीय इतिहास में स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। क्या है स्थायी बंदोबस्त? दोस्तों, रणजीत सिंह गुहा ने अपनी पुस्तक ए रोल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ बंगाल में कहा है कि इस व्यवस्था का आधार इंग्लैंड में प्रचलित वाणिज्यवादी आर्थिक विचारधारा तथा फ्रांस में फिजियोक्रेटिक विचारधारा के संगम के रूप में देखा जा सकता है, जो निजी संपत्ति पर जोर देते हैं। स्थायी बंदोबस्त से तात्पर्य भारतीय परिप्रेक्ष्य में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शासन का सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इस घटना के अंतर्गत भूमि को जमींदारों के वार्षिक निश्चित रकम पर दे दी और किसानों से लगान वसूल करने का अधिकार उन्हीं जमींदारों को दे दिया। इस व्यवस्था में निम्न प्रावधान रखे गए। दोस्तों, कॉर्नवालिस ने कहा तो ये कि हम भू सुधारों के अंतर्गत किसान को लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन अंतोगत्वा हुआ वही कि किसान फिर से जमींदार के चंगुल में चला गया। देखिए क्या क्या प्रावधान थे इसके। जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया, परंतु ये यदि वे वर्ष के अंत में निर्धारित समय तक रुपया नहीं देते हैं तो जमीन उनसे छीन ली जाएगी और फिर नीलाम कर दी जाएगी। कंपनी की सरकार इस निर्धारित रकम से फिर वृद्धि नहीं कर सकती थी। जमींदार किसानों पर अपनी इच्छा अनुसार लगान लगा सकते थे। किसानों का जमींदारों से सीधा संपर्क हो गया और जमींदारों के विरुद्ध वे अपनी शिकायत कंपनी सरकार से नहीं कर सकते थे।
स्थायी बंदोबस्त का लक्ष्य है। इस नवीन व्यवस्था को लागू करते समय लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्पष्ट किया था, यह राज्य के हित में होगा कि भूमि का स्वामित्व ऐसे मितव्ययी और कम खर्च वाले वर्ग को मिले जो भूमि का सुधार कर सके, किसानों की रक्षा कर सके। इस प्रकार देश को समृद्धशाली बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, हुआ वही, डाक के 3 पात। कंपनी की बुराइयों से आय निश्चित हो गई, उसको कोई सब झंझटों से उसको मुक्ति मिल गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस इस नवीन व्यवस्था से भूमि की उर्वरता बढ़ाना चाहता था, लेकिन जमींदारों ने इस संबंध में कोई कार्य नहीं किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस किसानों को जमींदारों के शोषण से बचाना चाहता था, लेकिन इस व्यवस्था से शोषण अधिक बढ़ा। इस व्यवस्था के हम अगर गुणदोषों पर चर्चा करते हैं तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इससे बंगाल में समृद्ध शाली हुआ। बंगाल भूमि उर्वरता में भारी वृद्धि हुई, कंपनी की आय में वृद्धि हुई, कंपनी के प्रशासन में सुधार हुआ, कंपनी की स्वामी भक्त जमींदार वर्ग का आविर्भाव हुआ। इस स्थायी बंदोबस्त से जमींदारों को अब कई रियायतें उपलब्ध हो गई, कंपनी की लोकप्रियता में वृद्धि हुई। अब हम आते हैं कि स्थायी बंदोबस्त के क्या दोष रहे। स्थायी बंदोबस्त के दोषों के अंतर्गत यह व्यवस्था अंततः कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से हानिकारक रही। कंपनी या लॉर्ड कॉर्नवालिस इसे एक बड़ा लाभ चाहता था, जो बड़ा लाभ कंपनी को नहीं हुआ। प्रारंभ में जमींदारों का विनाश, जमींदारों को इस अपनी ज़मीनें गंवानी पड़ी, जमींदार समय पर लगान नहीं चुका पाए, उनको अपनी ज़मीनें से हाथ धोना पड़ा। किसानों के शोषण में वृद्धि हुई, किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ी। एक तो जमींदार अपने खर्चे के लिए भी किसानों से वसूल करता था और कंपनी को देने के लिए भी, तो किसान के पास तो अपने पेट भरने लायक अनाज नहीं बचता था। यह व्यवस्था अंततः किसानों के लिए बड़ी शोषणकारी सिद्ध हुई। जमींदारों का नैतिक पतन हुआ। जमींदारों के पास जैसे ही धन धान्य परिपूर्ण हुआ, वो वैभवशाली और विलासी हो गए, और विलासिता की जिंदगी के कारण उनका नैतिक पतन होने लगा। सामाजिक विकास में बाधक थी, इससे एक हायरार्की स्थापित हो गई, और जो सामाजिक विकास में बाधक बनी। कंपनी सरकार को भी आर्थिक दृष्टि से हानिप्रद सिद्ध हुई। अंततः प्रांतों के लिए भार स्वरूप हो गए आए। इस तरह निष्कर्ष के आधार पर स्थायी बंदोबस्त के गुण अवगुणों का विश्लेषण करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कॉर्नवालिस ने कार्य सुचारू रूप से संपूर्ण किया, जो क्लाइव वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया था। निस्संदेह उसने भूमि व्यवस्था को एक नवीन रूप प्रदान किया। वह अपने स्थायी बंदोबस्त के लिए भारत के इतिहास में अमर रहेगा, पर इसके साथ हमें यह याद रखना पड़ेगा कि उसने भारतवासियों पर अविश्वास करके कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को पथभ्रष्ट बना दिया। एएस पिनाल स्वयं स्वीकार करता है कि इससे कंपनी के अधीन लोगों की चारित्रिक उन्नति की होने के बजाय उनका पतन हुआ, उनको पैसा बनाने का अच्छा अवसर मिला। इस प्रकार जमींदारों को किसानों का शोषण करने का अच्छा साधन मिल गया। इसलिए सेटन कार ने लिखा है, इस व्यवस्था ने जमींदारों को तो धनी बनाकर उनका भला कर दिया, रैयत के लाभ को टाल दिया, शासक वर्ग के हितों की बलि कर दी। इस तरह किसानों को अंततः इस व्यवस्था से कोई लाभ नहीं हुआ। दोस्तों, ये हमने कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त जो 1793 से लागू किया था, पहले 1790 में 10 साल के लागू किया था, 1793 में उसी व्यवस्था को स्थायी कर दिया गया। ये इसने कॉर्नवालिस ने एक पूरी तरह से सोच समझकर रणनीति बना करके और पूरा आकलन करके वैज्ञानिक तरीके से लागू करने का प्रयास किया था, लेकिन अंततः ये इसका कोई बड़ा फायदा कंपनी और किसानों को नहीं मिला। यह व्यवस्था अंततः किसानों के लिए दुखदायी और शोषणकारी ही रही। धन्यवाद।